नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों में जो भी प्रमुख संपादकीय आए होते हैं उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, हमारी परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से उन संपादकियों में क्या उल्लेखनीय, क्या महत्वपूर्ण रहा, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। आज नया महीना शुरू हुआ है, 1 जुलाई है। आप सभी को नए महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आमतौर पे शुभकामनाएं नए साल की दी जाती हैं, पर मुझे लगता है कोई भी नई चीज है, कोई भी नया इवेंट है तो उस पर हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो आने वाला समय है उसका हम बेहतर से बेहतर प्रयोग कर पाएं। तो ये जुलाई का जो महीना है, 31 दिन का महीना है, आप इसका बेहतर प्रयोग करें। अपनी तैयारी की दिशा में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ें, यह मैं कामना करता हूं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि आज हमारा 1.5 शतक पूरा हो रहा है। जो मेरी गणना है उसके हिसाब से आज हमारा 150वां एपिसोड है। तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता आपको कि मैं आप सबका कितना आभारी हूं। जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, जब पहले 2-3 एपिसोड्स आए थे, तो हम सभी इस कॉन्सेप्ट पे हमको विश्वास था कि इसकी मांग होगी, निश्चित तौर पे बच्चे इससे जुड़ेंगे। लेकिन तब भी जिस प्रकार से मैं बताता हूं, जिस प्रकार से मैं चर्चा करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, वो तरीका आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, उस तरीके की आप प्रशंसा करेंगे या नहीं करेंगे, उस तरीके को आप पसंद करेंगे या नहीं, उससे आप जुड़े रहना चाहेंगे या नहीं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इस समय में, इस पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा है, जिस प्रकार से आप लोगों ने निरंतर इस कार्यक्रम को देखा है, इससे आप लोग जुड़े रहे हैं। और आप न सिर्फ खुद जुड़े हैं बल्कि आप में से बहुत लोगों ने अपनी जान पहचान के लोगों को, अपने परिजनों को, परिवारजनों को भी इससे जोड़ा है। उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई कार्यक्रम निःशुल्क चलता है, पेड कार्यक्रम की एक कल्चर अलग होती है, उसका एक तौर तरीका अलग होता है, लेकिन जब भी कोई कार्यक्रम फ्री में चलता है, जब भी कोई कार्यक्रम जो है बिना किसी फीस के चलता है, तो उसकी सफलता की जिम्मेदारी जितनी शिक्षक की होती है उतनी ही छात्रों की भी होती है, छात्रों और छात्राओं की भी होती है। कि अगर आप लोग जो हैं, आप अनुशासित तरीके से इस क्लास में भाग लेंगे और अगर आप इस क्लास को रेगुलरली करेंगे, आप इस क्लास से जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे, आप इस क्लास को अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे, तो ये क्लास चलती रहेगी। और मुझे आज ये कहने में बड़ा खुशी महसूस हो रही है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट ऑडियंस, आप इस कोर्स के लिए हो। आप लोग इस कार्यक्रम के लिए एक परफेक्ट ऑडियंस बने, उसके लिए और आप लोगों ने इस शिक्षक के कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आभारी हूं दिलीप सर का भी, जिन्होंने कई बार मेरी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम को लिया है। जब मैं फाउंडेशन कोर्स के बैचेस इत्यादि में व्यस्त था तो इस कोर्स की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली। आज उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 150वें एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो भाई, नया महीना नया बैच, ऐसा होता है। तो यार फाउंडेशन कोर्स में, माफ कीजिएगा, फाउंडेशन कोर्स में भी और P2I में, दोनों में कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो या तो वर्किंग प्रोफेशनल थे या फिर जिनकी शाम का समय अवेलेबल नहीं था। तो जो अक्सर ये कहते थे कि सर शाम को तो हम लोग अवेलेबल नहीं है, तो हमको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। अभी भी मेरे को फाउंडेशन कोर्स के इस प्रकार के मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि सर शाम वाला बैच जो है आपकी, मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग देखता था तो लाइव डाउट नहीं पूछ पाया, तो अब आपसे ये डाउट मेरे को अब पूछना है। उनका निराकरण मैं करता हूं, वो ठीक है। लेकिन इसी मांग को ध्यान में रखते हुए जुलाई के महीने में जो हमारा पहला बैच आ रहा है, जो 10 तारीख से शुरू हो रहा है, यार ये होगा सुबह 8 बजे से। ठीक है, तो इस बार हम लोग मॉर्निंग बैच लेकर आए हैं। अब तक जितने भी बैच मैंने आपको बताए हैं सारे इवनिंग बैच रहे हैं। हमारा जो P2I का बैच था, जो हमारा पहला P2I का बैच था हिंदी में, वो उसकी जो डेट थी वो कल समाप्त हो गई है। लेकिन अगर आप शाम को अवेलेबल है तो मुझे लगता है कि अभी भी आप उससे जुड़ पाएंगे। आप एक बार ऐप पर चेक कर लीजिएगा, AJ लाइव कोड लगा के आप उससे भी जुड़ पाएंगे। पर अगर आप सुबह को जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके पास सुबह का समय अवेलेबल है, तो ये वाला बैच जो है वो आपके लिए है। सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा और करीब 11-11:15 बजे तक आपकी क्लास जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एक बड़ा अच्छा समय होता है सुबह के समय पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि अक्सर लोगों को सुबह उठने में आलस आता है। तो अगर आप सुबह का बैच ले लोगे तो आप क्लास करने के लिए उठोगे। और एक और चीज, एक और फायदा जो इससे होता है कि 11-11:15 बजे आपकी पढ़ाई हो गई।
आप मतलब नॉर्मली आप दिन में उठते हो तो 11 सवा 11 बजे तक तो आप ऐसे ही नाश्ता वाश्ता करते हो, थोड़ा ना आराम करने में ही इतना टाइम निकल जाता है। यहां 11 सवा 11 बजे तक आपका बैच हो चुका होगा, तो आपके पास जो बचा हुआ पूरा दिन है वो स्वाध्याय के लिए है, वो सेल्फ स्टडी के लिए है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, इसका भी आप ध्यान रखें। तो जो भी टाइम आपको सूटेबल लगता हो। अब हमारे पास एक बैच शाम 6 बजे का है और एक बैच सुबह 8 बजे का है। आप इससे जिससे भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाइए, 29,999 में प्राप्त कीजिए। तरीका आपको पता ही है। P2I क्या है बहुत बार बता चुका आपको, प्रारंभिक से इंटरव्यू तक की जर्नी, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बार भी ये हिंदी में भी उपस्थित है, इंग्लिश में भी उपस्थित है और बाइलिंगुअल भी जो होता है हिंदी इंग्लिश को मिला के उसमें भी उपस्थित है। तो तीनों तरह का कोर्स आप इस बार ले सकते हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे वाला बैच आया है इस बार। इसका क्या बोलते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का तो आपको जानकारी है ही कि यार ये 8 ऐसे वैकल्पिक विषय हैं जो स्टडी IQ IAS ऑफर करता है। हिंदी साहित्य पूरी तरह से हिंदी में है, बाकी 7 जो है वो बाइलिंगुअल भाषा में है। तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप एजे लाइव कोड लगाइए और 13,999 में आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कोई संपर्क साधना चाहते हैं, कोई डाउट है आपका, तो अतुल जैन UPSC गाइडेंस नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आती है। Atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल आईडी है जहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। www.studyiq.com ये हमारे संस्थान की वेबसाइट है, इससे भी आप जुड़े रह सकते हैं। यहां पर आप जाके हमारे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं कि स्टडी IQ IAS आपके लिए किस तरह के कार्यक्रम लेके आ रहा है। चलिए अब करते हैं आज की चर्चा का शुभारंभ। तो यार RN रवि साहब जो हैं हमारे, ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और भारत में ऐसे कई राज्यपाल हुए हैं इतिहास में जिनको समाचारों में बने रहने की आदत रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि RN रवि से ज्यादा समाचारों में बने रहने की आदत वाला राज्यपाल कम से कम मैंने तो अपनी आज तक के जीवन में नहीं देखा। मैंने नाम सुना है, मैंने कुछ राज्यपाल, जब मैं छोटा था तो उत्तर प्रदेश में रहता था, तो उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल हुआ करते थे रोमेश भंडारी, जो रातों रात सरकार को बर्खास्त करके नई सरकार को शपथ दिला दिया करते थे। और उसके बाद बहुत सुप्रीम कोर्ट उनको बड़ा फटकार लगाती थी, इस प्रकार की चीजें होती थी। एक धर्मवीरा नाम के राज्यपाल होते थे जो ये कहते थे कि मैं शांतिपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहता, मैं बहुत एक्टिव जीवन चाहता हूं। सत्यपाल मिश्रा साहब जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्होंने सरकार बर्खास्त कर दी क्योंकि विपक्षी दलों के उन्हें फैक्स नहीं मिले। वो बोले मेरी फैक्स मशीन खराब थी इसलिए मुझे फैक्स नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने सरकार बर्खास्त कर दी। तो इस प्रकार के राज्यपाल हमारे यहां हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, ये हमको जानकारी है। लेकिन RN रवि साहब एक अलग प्रकार की कुख्याति को प्राप्त करते जा रहे हैं, क्योंकि अब इस बार क्या हुआ है, तो इस बार क्या हुआ है, तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं RN रवि, उन्होंने तमिलनाडु के एक मंत्री को, मंत्री का नाम क्या था, V सेंथिल बालाजी। सेंथिल बालाजी साहब जो हैं वो तमिलनाडु में एक मंत्री हैं। अब भाई इन मंत्री जी पे लगा कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज, वो भी अभी का नहीं है, पहले का है। जब ये पहले दूसरी पार्टी में हुआ करते थे, मंत्री रहे थे कभी, तो इन पर कुछ संपत्ति कमाने का, मनी लॉन्ड्रिंग का, इस प्रकार के चार्जेस इन पे लगे। और जैसा कि आजकल भारत में होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा, इनको गिरफ्तार किया और इनको पकड़ के ले गए, इनको जेल में डाल दिया। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह कार्रवाई की। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया, इसीलिए उन्होंने सेंथिल बालाजी को पद से नहीं हटाया, खाली उनको विभाग से हटा दिया। यह किया कि उनका विभाग लेके किसी दूसरे मंत्री को दे दिया और सेंथिल बालाजी जो है वो बिना विभाग के मंत्री के तौर पे कैबिनेट में अभी भी हैं, भले ही वो जेल में हैं। ठीक है, अब यहां पे आती है राज्यपाल की बारी। तो RN रवि साहब ने क्या किया, स्वतः बिना मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा किए RN रवि ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि भाई क्योंकि सेंथिल बालाजी पर गंभीर आरोप हैं और इन गंभीर आरोपों के कारण वो जेल में हैं, और अगर ये जेल में रहते रहते मंत्री रहेंगे तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जांच इत्यादि की प्रक्रिया को ये बाधित करेंगे, और जांच को अगर ये बाधित करेंगे तो निश्चित तौर पे जो संवैधानिक तरीकों से सरकार चलती है उस पे खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं इनको बर्खास्त करता हूं। यह RN रवि ने एक पत्र लिखा। हालांकि कुछ ही घंटों बाद RN रवि ने अपने खुद के पत्र पे रोक लगा दी।
उन्होंने खुद ने यह कहा कि भाई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुझे कहा है कि मैं इस पे कानूनी राय लूं, इसलिए मैं भारत के अटॉर्नी जनरल से मैं चर्चा कर रहा हूं और उस चर्चा तक मैं इस पत्र पे रोक लगाता हूं, यानी कि सेंथिल बालाजी अभी भी मंत्री हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने एक और पत्र लिखा। तो अब यार इसमें आते हैं बड़े सारे संवैधानिक सवाल। भारत में लोगों को असंवैधानिक हरकतें करते हुए मैंने बहुत बार देखा है, आपने भी देखा होगा। कई बार नेतागण जो होते हैं या पार्टियां इस प्रकार की हरकतें करती हैं जो असंवैधानिक लगती हैं या फिर जो संवैधानिकता के बॉर्डर लाइन पे होती हैं। देखिए अक्सर क्या होता है, राजनीति में इस प्रकार की चीजें की जाती हैं जिस पे डिस्प्यूट हो कि यार ये संवैधानिक है या नहीं है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पे कि आप संविधान की व्याख्या कैसे करते हो उस पे निर्भर करता है। लेकिन इतना ब्लेटेंटली, इतना खुल के असंवैधानिक कदम उठाते हुए मैंने अपने जीवन काल में किसी राज्यपाल को नहीं देखा या किसी भी राजनेता को नहीं देखा जो इतना असंवैधानिक कदम उठाने की ओर चला गया हो। राज्यपाल ने क्या कहा कि मुझे संविधान का अनुच्छेद 153, 163, 164 यह शक्ति प्रदान करता है कि मंत्री जो हैं वो अपने पद पर मेरे प्लेजर तक रहेंगे, मेरे प्रसाद तक रहेंगे। तो अब इसमें क्या है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर होता है, पॉलिटी में आप पढ़ेंगे इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, कि ऐसा लिखा जाता है कि भाई मंत्री जो हैं वो अपने पद पर तब तक हैं जब तक राज्यपाल का प्लेजर है, जब तक राज्यपाल चाहे तब तक मंत्री अपने पद पर हैं। यानी कि मंत्री बनेंगे वही जिनको राज्यपाल चाहेगा। मंत्री पद पे कोई व्यक्ति तब तक रहेगा जब तक राज्यपाल चाहेगा। राज्यपाल जिसको चाहे हटा सकता है, लेकिन यहां पे शर्त क्या है बेटा, 153 में यह स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है और इसके आसपास के सभी अनुच्छेदों में कि यहां पर राज्यपाल जो है वो केवल नॉमिनल हेड है। राज्यपाल का जो पद है वो केवल एक नाम मात्र का एक अध्यक्ष पद है यहां पर, और ये शक्तियों का प्रयोग जो राज्यपाल करेगा ये राज्य सरकार की सलाह पर ही कर सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर नहीं कर सकता। भारत की संवैधानिक नैतिकता में यह बहुत ही एक स्थापित कदम है कि भाई कौन मंत्री रहेगा, कौन मंत्री नहीं रहेगा, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। आप कभी भी इस पर सवाल नहीं उठा सकते कि भाई इसको मंत्री क्यों बनाया, उसको मंत्री क्यों नहीं बनाया, या फिर इसे गृह मंत्री क्यों बनाया, उसे वित्त मंत्री क्यों बनाया। यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री राज्य और केंद्र के स्तर पे उनका विशेषाधिकार है कि भाई वो इसको कैसे, किसको कब मंत्री रखना चाहते हैं। वो अपनी अनुशंसा राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उस अनुशंसा पर हमेशा काम करते हैं। तो देखिए इसमें राज्यपाल पूरी तरह से बाध्य होता है। अगर मान लीजिए स्टालिन ने इसको, इन व्यक्ति को, सेंथिल बालाजी को हटाने का अनुशंसा नहीं दी तो राज्यपाल उनको नहीं हटा सकते। इसके अलावा अगर स्टालिन यह अनुशंसा दे कि यार या कोई भी मुख्यमंत्री अनुशंसा दे कि इस व्यक्ति को हटाइए, तो राज्यपाल उसको रख भी नहीं सकता, राज्यपाल को हटाना ही पड़ेगा। यानी कि राज्यपाल की जो यहां पे शक्ति है वो बस नाम मात्र की है। अब एक बार को आप इसका केंद्र, एक बार इसको और आसानी से समझने के लिए एक बार इसको केंद्र से इसकी तुलना करके सोचते हैं। तो अगर हम केंद्र से तुलना करें तो सोचिए कुछ लगभग ऐसा हो गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में से किसी मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। सुनने में ही गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप ये बताओ। क्या होता है, अक्सर राज्यों की राजनीति हमको ज्यादा पता नहीं होती है तो कई बार राज्यों के एग्जाम्पल समझ में नहीं आते, जब उन्हें हम केंद्र से तुलना करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आकर केंद्र के किसी एक मंत्री को खुद से बर्खास्त कर दें तो आप, मतलब आपको लगेगा कि नहीं कि यार ये तो क्या बात हुई यार, ये केंद्र के मंत्री तो प्रधानमंत्री बनाएगा ना, राष्ट्रपति कैसे कर सकती हैं। वही सेम लॉजिक यहां राज्यों में होता है कि राज्यपाल के पास किसी भी तरह की ये शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये तो एकदम पहली चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब यहां तक कि राज्यपाल ने जब ये कदम उठाया उसके तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी उनको चेतावनी दी कि यार ये क्या कर रहे हो, मतलब इसको रोको। ये तो आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाओगे, सुप्रीम कोर्ट इसे कल कैंसिल कर देगा यार, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो तुरंत आप अटॉर्नी जनरल से सलाह लो। तो तुरंत भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी उनको रोका। तो उन्होंने ये एकदम, यहां पे देखिए संविधान एकदम स्पष्ट है, ऐसा वो सिर्फ मुख्यमंत्री की सलाह पे कर सकते हैं। और अब गृह मंत्रालय की सलाह पे उन्होंने कहा कि भाई मैं अटॉर्नी जनरल की सलाह लूंगा और उसके बाद मैं अपना निर्णय लूंगा। ठीक है, अब यार यहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं।
पहला सवाल यह है कि यार एक व्यक्ति जो कई वर्ष से राज्यपाल के पद पे है, आर.एन. रवि पहली बार राज्यपाल नहीं बने, इसके पहले वो नागालैंड के राज्यपाल थे और काफी सफल राज्यपाल थे। नागालैंड की जो शांति प्रक्रिया थी उसके पहले वो वहां पे शांति नेगोशिएटर थे, वहां पर इन्होंने महती भूमिका अदा करी थी। ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। तो कोई व्यक्ति जो इतना वरिष्ठ है, जिसका इतना शानदार करियर रहा है और जो व्यक्ति कई वर्षों से राज्यपाल है, उसको संविधान की इतनी भी समझ नहीं है, उसको संविधान की इतनी भी जानकारी नहीं है जितनी शायद किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को होती है। यूपीएससी एस्पिरेंट में भी जो बच्चा एकदम तैयारी शुरू करता है उसको भी पता है। कल से मेरे को लगातार, जब से ये न्यूज आई, लगातार मेरे को बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए और एक भी बच्चे ने ये नहीं लिखा कि सर ये तो राज्यपाल ने ठीक किया। सारे बच्चे, मतलब सारे के सारे, सबको पता है कि हां सर ये तो राज्यपाल की शक्ति ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं राज्यपाल। लगभग सारे मैसेजेस ने, कुछ लोगों ने पूछा सर आपका क्या विचार है, इसलिए कल मैंने टेलीग्राम पे एक ऑडियो नोट भी डाला था इसके लिए। लेकिन जिस भी बच्चे का विचार था सबका यही था कि भाई राज्यपाल का यह कदम तो गलत है। यानी कि संविधान की जानकारी जो एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले बिगिनर एस्पिरेंट को होती है, एक राज्य के ऐसे व्यक्ति को जो इतने वर्षों से राज्यपाल रहा है उसको यह जानकारी ना होना बड़ी चिंताजनक बात है। यह बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे यहां ऐसे लोग, अगर इन्हें जानकारी वास्तविकता में नहीं थी, अगर इन्हें जानकारी वास्तविकता में नहीं थी तो यह बड़ी चिंताजनक बात है कि यार हमारे यहां जो लोग राज्यपाल हैं उनको संविधान की बेसिक समझ नहीं है। दूसरी बात क्या है, इन्होंने निर्णय लिया, एक पत्र लिखा, पत्र लिख के भेज दिया। उसके बाद यह कह रहे हैं कि यार मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं, है ना। यार जीवन में आप कानूनी सलाह, एक राज्यपाल हैं, आप एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो कानूनी सलाह आपको निर्णय लेने के बाद करनी चाहिए या पहले करनी चाहिए? कौन सा तरीका ज्यादा यथेष्ट, ज्यादा सही लगता है कि कानूनी सलाह जो है उसकी प्रक्रिया जो है वो पहले होनी चाहिए थी कि बाद में होनी चाहिए थी? भाई निर्णय लेने के पहले आप कानूनी सलाह लो ना, निर्णय लेने के बाद कानूनी सलाह लेने का क्या मतलब है? तो राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल के पास बहुत सारे लोग होते हैं उनको सलाह देने के लिए। राज्यपाल राज्य के भी किसी अधिकारी से सलाह ले सकते हैं, केंद्र के भी अधिकारियों से सलाह ले सकते हैं। तो इतना सारा सलाह मशवरा का नेटवर्क होने के बावजूद राज्यपाल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसको, मतलब मैं अपेक्षा ही नहीं करता कि इसको लेके कोई आर्टिकल आएगा। जैसे अक्सर क्या होता है, किसी भी मुद्दे को लेके जो कुछ विपक्षी जो इस निर्णय के पक्षधर भी निकल आते हैं कि हाँ ये सही किया था, देखो संविधान में ऐसा ऐसा हुआ था। इस पर कोई ऐसा आर्टिकल नहीं आने वाला इसके समर्थन में, क्योंकि यार इसको आप डिफेंड ही नहीं कर सकते, इसको तो आप डिफेंड कर ही नहीं सकते। ये तो एकदम संविधान की हत्या जैसा है, इसको तो आप डिफेंड नहीं कर सकते। तो इतने सलाहकार होने के बावजूद राज्यपाल साहब जो हैं उन्होंने ये निर्णय लिया, तो इसका क्या औचित्य है? इस पर किसने उन्हें सलाह दी? क्या उन्होंने किसी की सलाह ली, या फिर अगर राज्यपाल एक निर्णय लेते हैं तो किसी अफसर, किसी सचिव ने उनको रोका कि सर ये आप क्या कर रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है? या फिर अगर नहीं रोका तो क्यों नहीं रोका? तो ये सरकारी तौर पे एक जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है उसका भी एक बहुत बड़ा फेलियर है, उसकी भी एक बहुत बड़ी विफलता है, ये निश्चित तौर पे है। अब देखिए यहां पे सवाल यह आता है, कुछ जो एक नैतिक सवाल आता है कि यार एक मंत्री है जो भ्रष्टाचार का आरोपी है, और भ्रष्टाचार के आरोपी को अगर राज्यपाल मंत्रिमंडल से हटाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? मैं भी यह कहता हूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपील कर सकते थे, राज्यपाल यह कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि भाई मेरे विचार में एक ऐसे व्यक्ति का जिस पर भ्रष्टाचार के या किसी भी तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल में रहना अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं जाता, तो आप जो है कृपया इसको हटा दीजिए। राज्यपाल अपील कर सकते हैं, राज्यपाल आदेश नहीं दे सकते। और देखिए भारत का कानून जो है वो स्पष्ट है कि देखिए भारत के कानूनों के हिसाब से क्या होता है, आरोप लगने से व्यक्ति जो है वो आरोपी बनता है, व्यक्ति दोषी नहीं बनता। आरोपी और दोषी में फर्क होता है। अभी सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। हां निश्चित तौर पे आप एक कहें, अगर एक नैतिक तरीका जो है उसमें यह है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर स्टालिन को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, वो ठीक है, वो एक सही बात है, एक सैद्धांतिक तौर पे, एक नैतिक तौर पे ये एक सही कदम होगा। लेकिन कानूनी तौर पे सेंथिल बालाजी अपना पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि अभी तक वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। अगर वो दोषी सिद्ध हो जाते हैं तब तो कानूनन उनको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दोषी सिद्ध होता है, जिसको 2 वर्ष से अधिक की सजा मिलती है, वो व्यक्ति जो है वो निश्चित तौर पे आपको वो किसी भी सदन का सदस्य तो बन नहीं सकता।
और अगर किसी भी सदन में वो विधायक नहीं बन सकता तो निश्चित तौर पे वो मंत्री भी नहीं बन सकता। यानी कि कानून में अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध होता है तो उसको मंत्री पद पे आने से रोकने के प्रावधान किए गए हैं। और यहां पर अगर नैतिकता जो है, देखिए नैतिकता का तकाजा जो है वो एक राजनीतिक कदम है कि भाई आप चाहते हो कि नैतिकता के तौर पे ये व्यक्ति मंत्री ना रहे तो आपको मुख्यमंत्री से इसकी अपील करनी चाहिए थी, ना कि आदेश देना चाहिए था। ये एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो नैतिकता के आधार पर निर्णय जो है तो वो राज्यपाल को इसमें कोई दखल देने की जरूरत नहीं थी। आर.एन. रवि जो हैं, इनका संवैधानिक ज्ञान और मर्यादाओं के बारे में जो रिकॉर्ड है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो बहुत शर्मनाक है। इसके पहले कई बार वो इस प्रकार की हरकतें कर चुके हैं, इस प्रकार की चीजें कर चुके हैं। जैसे जब अभिभाषण वो अपना पढ़ रहे थे तो अभिभाषण भी बेसिकली राज्य सरकार लिखती है, राज्यपाल केवल उसे पढ़ते हैं। उस अभिभाषण में से भी उन्होंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी जो राज्य सरकार कहती थी कि भाई आप पढ़िए। उसके खिलाफ जब मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया सदन में तो ये उठ के चले गए। उसके बाद इन्होंने तमिलनाडु राज्य का नाम बदलने की बात कर दी एक पब्लिक रैली में, उस बात से इनको पीछे हटना पड़ा। तो इस प्रकार की अनेकों घटनाएं ये इस तरह की चीजें करते जा रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा सा राज्यपाल पद जो है तमिलनाडु जैसे राज्य में रास नहीं आ रहा। इनको समझ में नहीं आ रहा कि तमिलनाडु जैसे राज्य में एक राज्यपाल के पद की मर्यादा क्या होनी चाहिए और किस तरह से राज्यपाल को आचरण करना चाहिए। तो इंडियन एक्सप्रेस भी यहां पर यह कहता है कि इंडियन एक्सप्रेस का भी विचार यह है कि निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार को इनके लिए कोई दूसरा पद ढूंढना चाहिए। अगर केंद्र सरकार के लिए बहुत वैल्यूएबल आदमी है, बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, तो इनके लिए कोई और राज्य या फिर कोई और पद ढूंढा जाना चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पे इन्हें अब कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि भाई भारत के जो राज्यपालों का इतिहास लिखा जाता है उसमें निश्चित तौर पे सबसे विवादास्पद राज्यपालों में अब आर.एन. रवि का नाम काफी ऊपर आएगा। अब जो आपके सबसे विवादास्पद राज्यपालों के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उनमें सबसे ऊपर नाम शायद अब आर.एन. रवि का आएगा। तो आप में से जो लोग पॉलिटी में उत्तर लिखेंगे मेंस में और अगर केंद्र राज्य संबंधों के एग्जाम्पल देते हैं, आपके राज्यपाल के पद का दुरुपयोग या इस प्रकार की चीजें, वहां पर आप अब आर.एन. रवि का एग्जाम्पल बहुत आराम से बहुत खुलकर दे सकते हैं। यह आपके पास एक अच्छा अवसर मिल गया यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार पंजाब में एक नया विवाद हुआ है और वो विवाद एक धार्मिक विवाद है। तो पंजाब में क्या है, आप सभी को पता होगा, ये स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेंपल है, हरमिंदर साहब इसे कहा जाता है। ये अमृतसर में है। हम सभी जानते हैं गोल्डन टेंपल के बारे में, स्वर्ण मंदिर के बारे में। हम में से कई लोग गए भी होंगे, कई लोगों को ऐसा अवसर मिला होगा जीवन में गोल्डन टेंपल जाने का, मेरे को भी मिला है। तो बहुत ही जाना माना एक गुरुद्वारा है, बहुत ही जाना माना पूजा का स्थल है और सिख धर्म की राजनीतिक शक्ति का भी एक केंद्र माना जाता है। देखिए इस बात को भी समझिए कि सिख धर्म जो है वहां पे धर्म और राजनीति जो है वो काफी हद तक जुड़ी हुई है। जैसे सिख धर्म में जो अकाली दल है, अकाली दल आप जानते होंगे प्रकाश सिंह बादल के परिवार का जो पार्टी है, सुखबीर सिंह बादल हैं तो उनके परिवार की जो पार्टी है, तो भाई अकाली दल जो है वो राजनीतिक तौर पे भी एक पंजाब में बहुत बड़ी पार्टी रही है। हालांकि हाल ही में चुनाव हार गई वो, लेकिन तब भी आप ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी पंजाब में मजबूत पार्टी नहीं है। पंजाब में एक अच्छी खासी सशक्त पार्टी अकाली दल मानी जाती है। और साथ के साथ पंजाब में गुरुद्वारों को मैनेज करने के लिए एक संस्था है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एसजीपीसी इसको बुलाया जाता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो यह एक ऐसी समिति है जो गुरुद्वारों के धार्मिक मामलों की देखभाल करती है और ऐतिहासिक तौर पे इस कमेटी पर भी अकाली दल का ही हमेशा से कब्जा रहा है। ये लोकतांत्रिक तरीके से बनती है, चुनाव कराए जाते हैं इसके, लेकिन हमेशा से यह अकालियों का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है। अकाली दल से जुड़े हुए लोग इस पर हमेशा काबिज रहे हैं और अकाली दल के ही कई बार अकाली दल के भी अलग अलग टुकड़े, अलग अलग फैक्शन हुए, तो किसी ना किसी फैक्शन के लोग, किसी ना किसी टुकड़े के लोग इस पर हमेशा काबिज रहे हैं। तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो बहुत मजबूती से अकालियों के हाथ में है। और यही देखा जाए तो अकाली दल की शक्ति का एक बहुत बड़ा कारण भी है, केंद्र भी है, कि जो एक धार्मिक संगठन है, जो पंजाब का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है, उस पर अकाली दल का बहुत मजबूत कब्जा है।
तो यार अब आते हैं इस न्यूज पर। कुछ दिनों पहले की न्यूज है, आज इस पे एक हिंदू में पूरे पेज का जो आता है ग्राउंड जीरो वो आया है, तो इसलिए आज मैं इसको कवर कर रहा हूं। तो यार स्वर्ण मंदिर में क्या होता है, डेली गुरबानी होती है। गुरबानी क्या होता है, जहां पे जो सिख धर्म के भजन होते हैं उनको गाया जाता है। और यार ये बहुत पवित्र माना जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, मंदिरों में भी भजन गाए जाते हैं, मस्जिदों में भी अजान दी जाती है और इन सबको पवित्र माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये कोई आम गुरुद्वारा नहीं है, ये आपका स्वर्ण मंदिर है, यानी कि निश्चित तौर पे जो सिख लोग जो होते हैं उनकी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो उनकी आस्था के सबसे बड़ी केंद्र में होने वाली गुरबानी जो है वो तो बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है ना, ये बात सही है। तो इस गुरबानी का लाइव टेलीकास्ट होता है, इस गुरबानी को प्रसारित किया जाता है। और इस गुरबानी को प्रसारित करने का अधिकार अभी सिर्फ एक चैनल को दिया गया है, वो चैनल है जी नेक्स्ट मीडिया। एक चैनल है जी नेक्स्ट मीडिया, उसको यह अधिकार दिया गया है। और गेस करना बहुत आसान है, यह चैनल बेसिकली बादल परिवार का है। सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो इस चैनल के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं, यानी कि अकाली दल का जो प्रथम परिवार है, जो अकाली दल का सर्वे सर्वा है, तो उस परिवार का ही ये चैनल है जी नेक्स्ट मीडिया। और जी नेक्स्ट मीडिया को गुरबानी को प्रसारित करने का एकाधिकार है। यह अधिकार उनको 2012 में दिया गया था 11 साल के लिए, और उनसे हर साल 1 करोड़ रुपए फीस ली जाती थी इसके लिए, जो कि 10-10% बढ़ेगी हर साल, इस प्रकार से था। तो इस प्रकार की एक पेमेंट बेसिस पर ही सही, लेकिन उनको एकाधिकार दिया गया था कि भाई स्वर्ण मंदिर से आने वाली गुरबानी जो है उसका प्रसारण सिर्फ एक चैनल कर सकता है। अब जब पंजाब में वर्तमान सरकार आई, भगवंत मान की सरकार, तो उन्होंने इस पर क्या निर्णय लिया है, उन्होंने एक कानून बनाया है जिसके लिए उन्होंने कहा कि यार स्वर्ण मंदिर में जो गुरबानी हो रही है वो तो सबकी है ना, उसको प्रसारित करने का अधिकार सिर्फ एक चैनल के पास क्यों होना चाहिए? उसको प्रसारित करने का अधिकार तो सबके पास होना चाहिए। कोई भी चैनल अगर चाहे तो उसको प्रसारित करे, और इसके लिए हम फीस भी नहीं लेंगे, हम तो फ्री में कराएंगे। तो भगवंत मान की जो सरकार है उसने ये निर्णय किया कि यार ये जो स्वर्ण मंदिर में गुरबानी होती है ये तो एक पब्लिक एक्टिविटी है, ये एक जनता की एक्टिविटी है, और जनता तक इसको निःशुल्क पहुंचाना चाहिए। और इसको हम जितने भी चैनल पे प्रसारित कर सकते हैं हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवंत मान की सरकार ने एक बिल पेश किया जो कि पास हो गया, क्योंकि बहुमत है उनके पास काफी बड़ा, कि सभी चैनलों के लिए निःशुल्क कर दिया उन्होंने इस गुरबानी को, कि अब पंजाब में जो भी चैनल चाहे वो बिना कोई फीस दिए इस गुरबानी को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, इसका प्रसारण कर सकता है। अब इससे क्या होगा एक बार सोच के देखो कि यार स्वर्ण मंदिर की गुरबानी जो है यह अपने आप में आस्था का भी विषय है, अपने आप में आस्था का बहुत बड़ा विषय है। और इससे क्या हुआ है कि भाई जो आपके गुरुद्वारे हैं, या फिर खास तौर पे स्वर्ण मंदिर है, एसजीपीसी है, और जो आपके धार्मिक मामले हैं, वहां से दरअसल बादल परिवार के एकाधिकार को तोड़ने का लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि भगवंत मान की सरकार भी कोई बहुत अच्छे इरादों से ये कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका भी इरादा एकदम स्पष्ट है, वो चाहते हैं कि यार ये जो धार्मिक प्रभुसत्ता बादल परिवार की बनी हुई है, ये प्रभुसत्ता किसी तरह से कम की जाए, इसे घटाया जाए। और ये तभी घट पाएगी अगर हम इसके ये जो संसाधन है हमारे पास एक गुरबानी का, इस संसाधन को हम पब्लिक कर देंगे। तो इस विचार के साथ भगवंत मान साहब की सरकार ने यह काम किया है। अब यहां पे चुनौती आ रही है, ऑब्वियसली बादल परिवार ने इसकी कड़ी आलोचना की है। अकाली दल ने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे, पर ऐसा नहीं होने देंगे जैसा कि अपेक्षित भी था। पंजाब के अंदर भी विचार इस पे बटे हुए हैं, क्योंकि एक विचार यह आ रहा है कि यार गुरबानी का प्रसारण कैसे होगा, यह एक धार्मिक फैसला है। एक विचार जो कि कंसिडर करने लायक है। बाकी बादल परिवार का जो विरोध है उसको तो आप छोड़ सकते हो, राजनीतिक है, लेकिन एक बात जो सोचने लायक है वो ये है कि यार आपको अगर गुरबानी को पब्लिक करना था तो यार ये तो एक धार्मिक फैसला है कि भाई गुरबानी का प्रसारण जो है वो कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो धार्मिक फैसला अगर लिया जाना था तो वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा ही लिया जाना था ना। भाई धर्म के मामलों में भगवंत मान सरकार को घुसने का अधिकार किसने दिया?
ये तो धर्म का मामला है। और अगर धर्म का मामला है तो धार्मिक मामलों के लिए एक बॉडी बनी है, धार्मिक मामलों के लिए एक संस्था बनी है जो है एसजीपीसी। तो ये काम जो था ये एसजीपीसी को करना था, ये भगवंत मान की सरकार को नहीं करना था। ठीक है, ये एक बात है, ये एक पॉइंट है जो कि वैलिड है। और लेकिन उनका फिर आर्गुमेंट वही है कि यार एसजीपीसी में तो पूरी तरह से बादल परिवार का आधिपत्य है। लेकिन फिर एसजीपीसी की तरफ से आर्गुमेंट ये आ रहा है तो भैया आप चुनाव करा लो ना। बादल परिवार भी ऐसा थोड़ा ना है कि ऊपर से आके बैठ गया है, चुनाव हुए उसमें वो जीतता है इसलिए उनका आधिपत्य है। तो भाई आप दोबारा चुनाव करा लो एसजीपीसी के, अगली बार आप जीत जाना, आप जीत जाओगे तो आप निर्णय ले लेना। तो सवाल फिर से घूम फिर के बेटा वही आता है जहां पे शबरीमाला में आया था कि धार्मिक मामलों में सरकार को कितना दखल देना चाहिए, कि जो धार्मिक मामले होते हैं सरकार का कितना दखल उनमें देना आवश्यक है, कितने मामले ऐसे, कितना या फिर धार्मिक मामलों में जो समुदाय है, संस्थान है, उनको कितने हद तक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। कि अब जैसे शबरीमाला का भी निर्णय था, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कई बार कि मेरा जो इस पे विचार है शबरीमाला पे, वो जो पॉपुलर ओपिनियन है उसके विरुद्ध है। मैं ये मानता हूं कि शबरीमाला में उच्चतम न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए था। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है, आप इससे असहमत हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यार धर्म के मामलों में सुप्रीम कोर्ट को केवल तब घुसना चाहिए या किसी भी सरकार को केवल तब जाना चाहिए अगर यह अन्यायपूर्ण हो या फिर यह किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो या फिर किसी के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो रहा हो, जीवन या उसके क्रियाकलापों पर खतरा उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, मतलब अगर शबरीमाला के मंदिर में मान लीजिए महिलाओं को एंट्री नहीं मिलती है तो वहां ना जाने से महिलाओं के जीवन पे कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये एक धार्मिक विचार है, ये एक धार्मिक परंपरा है जिसको कायम रखने में कोई बुराई नहीं है। अब वहीं दूसरी ओर अगर आप सती प्रथा की बात करते हो, सती प्रथा भी एक धार्मिक विचार है, लेकिन उससे महिलाओं की जान को खतरा है, उससे महिलाओं को नुकसान हो रहा है, तो उसको प्रतिबंधित करना जायज है। लेकिन आप अगर शबरीमाला के मंदिर में महिलाएं जा सकती हैं, ये मतलब मेरे विचार से ये मतलब गैर जरूरी है, ये अनावश्यक है, इस निर्णय की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ही मेरे ख्याल से गुरबानी जो है, गुरबानी का प्रसारण जो है सभी चैनल करेंगे और ये एसजीपीसी, ये फैसला एसजीपीसी नहीं सरकार करेगी। मेरे विचार में ये भी थोड़ा सा गैर जरूरी है, गलत नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैसला गलत है, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि भाई बात सही है ना यार, गोल्डन टेंपल तो सबका है, तो भाई वहां पर जो भी कुर्बानी हो रही है सबको मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन इस मामले में ये एक तरह का सरकारों को थोड़ा धार्मिक मामलों में दखल देने में ये देखना चाहिए कि वो कितना आवश्यक है वो दखल देना। अगर वो दखल देना आवश्यक नहीं है तो सरकारें बिना दखल दिए बेहतर हैं। धार्मिक मामले जो हैं वो एक निजी तरीके से, एक परंपरागत तरीके से सुलझे, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसे किसी की जान माल को खतरा नहीं है तो सरकारों को अननेसेसरीली इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये मेरा विचार है। मैं शबरीमाला के टाइम पे भी मैंने पढ़ाया था, बहुत पहले जब मैं जहां पढ़ाता था वहां पर भी मैंने कहा था कि मैं सहमत नहीं हूं भाई इस बात से, और आपके पास स्वतंत्रता है, आप मेरे साथ सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। मेरे अपने बहुत सारे छात्र मेरे साथ सहमत नहीं थे, कोई बात नहीं भाई, बहुत सारे लेखक मेरे साथ सहमत नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि धार्मिक मामलों में सरकारों को अवांछित तरीके से घुसना चाहिए, क्योंकि इस देश में और बहुत समस्याएं हैं। सरकारों के पास करने के लिए और 10,000 काम हैं। सरकारों को फोकस उन पे करना चाहिए, ना कि इन पर कि भाई मंदिर में कौन जाए, गुरुद्वारे की जो गुरबानी है वो सब तक कौन से चैनल के थ्रू जाए। ये इसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं बनता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार यूरिया के दाम पर एक बार बात करनी है। तो हम सभी को पता है, आप में से बहुत लोग किसान परिवार के होंगे, कि यार हमारे देश में खाद के तौर पे, हमारे देश में उर्वरक के तौर पे सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो यूरिया का होता है। और यूरिया जो है बेटा वो हमारे देश में बहुत 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 हेवीली सब्सिडाइज्ड है। सरकार इस पे बहुत ज्यादा भारी सब्सिडी प्रदान करती है। जैसे पिछले 9 साल से यूरिया के दाम 5,360 रुपए प्रति टन ही हैं। आप मुझे किसी भी चीज का नाम बताओ जिसके दाम पिछले 9 साल से नहीं बढ़े। कोई भी चीज आप ऐसे नहीं सोच सकते जिसके दाम 9 साल में ना बढ़े हों, लेकिन पिछले 9 साल में यूरिया का दाम 5,360 रुपए का 5,360 रुपए ही है। पिछले 9 साल में तो कितना कुछ परिवर्तन हो गया यार, लेकिन यूरिया के दाम उतने के उतने हैं। और यूरिया को उत्पादित करने की या
इंपोर्ट करने की, आयात करने की जो औसत लागत आती है वो करीब 30,000 रुपए प्रति टन आती है, और आप बेच कितने की रहे हो? 5,360 रुपए प्रति टन की, यानी कि करीब 24,700 रुपए प्रति टन जो है आप इतनी सब्सिडी करीब करीब प्रदान कर रहे हो। 2015 में यूरिया को लेकर नीम कोटिंग की बात की गई कि भाई नीम कोटिंग करके हम यूरिया को बेचेंगे। नीम कोटिंग से दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि भाई जो कीटनाशक की आवश्यकता कम हो जाएगी, क्योंकि आप यूरिया को नीम में डुबा कर बेचोगे, नीम में कोट करके बेचोगे, उसके ऊपर नीम की परत चढ़ा दोगे। नीम एक कीटनाशक होता है, तो जो आपके यहां कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और उससे क्या है यूरिया जो है आपका थोड़ा बेहतर हो जाएगा। दूसरा फायदा यह था कि यार भारत में यूरिया इतने सस्ते दामों पर बिकता है कि अब बहुत सारे उद्योग धंधों में भी यूरिया चाहिए होता है ना। यूरिया तो बहुत सारे उद्योग धंधों में भी काम आता है। तो अक्सर क्या होता था, उद्योगपति जो है वो इस यूरिया को खरीद लेते थे, जबकि यह सब्सिडी तो किसानों के लिए दी गई है ना, उद्योगपतियों के लिए नहीं है। तो जाके उद्योगपति इस दाम पे यूरिया खरीद के लगाते रहते थे। तो नीम कोटेड यूरिया उनके काम का नहीं है। इस तरह से उसको बाहर, उसके जो चोरी होती थी एक तरह से सब्सिडी की, उसको रोकने के लिए भी यह काम किया गया। खैर, नीम कोटिंग करने में अतिरिक्त लागत आती है, तो यह किया गया कि अगर आप नीम कोटिंग करके बेच रहे हो तो आप 5% अधिक दाम ले सकते हो, यानी कि 5,360 रुपए है तो आप 268 रुपए प्रति टन आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। इतना आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। और यार यूरिया की सब्सिडी का जो बिल है भारत में, वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा बिल है। भारत में यूरिया की सब्सिडी एक सरकारों के ऊपर बहुत बड़े बर्डन, बहुत बड़े बोझ की तरह उभरी है। तो अभी अगले 3 सालों के लिए, 2025 तक के लिए यूरिया की सब्सिडी करीब 3,68,676 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। एक बार इस संख्या को दोबारा सुनिए, इस संख्या के बारे में फिर सोचिए। यह संख्या क्या है? 3,68,676 करोड़ अगले 3 सालों में, यानी कि करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए हर साल आप सिर्फ यूरिया पर सब्सिडी देने वाले हैं। ऐसा आपका अभी अनुमान है, इससे ज्यादा ही होगा। यानी कि एक बहुत ज्यादा बड़ी सब्सिडी, एक बेहद बड़ी सब्सिडी आप जो है यूरिया पर प्रदान कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब यार इससे हो क्या रहा है, एक बार इसको भी देखते हैं। आप इतना खर्चा कर रहे हैं, कितना बताया मैंने? 3,68,676 इतने करोड़ रुपए का आप खर्चा कर रहे हैं। और यार चलो, सरकार है, सरकार का काम है पैसा खर्च करना जनता की भलाई के लिए, लेकिन इतना खर्चा हो किस लिए रहा है? इतना खर्चा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एक पोषक तत्व, यूरिया में क्या होता है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। आप यहां पर देख सकते हैं यूरिया में नाइट्रोजन होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। तो बेसिकली यूरिया जो होती है मेजरली उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है। नाइट्रोजन की पूर्ति वो मिट्टी में करती है। तो सिर्फ अपनी देश की मिट्टी में सिर्फ एक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, जो कि नाइट्रोजन है, क्या इतना खर्चा उचित है? या फिर उचित के अलावा क्या इतने खर्चे की आवश्यकता है अपने देश की मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए? क्या ये संख्या सही है? इसका जवाब निश्चित तौर पे है नहीं, ये संख्या सही नहीं है। क्योंकि बेटा हो क्या रहा है, यूरिया की कीमत को आपने कृत्रिम तौर पे कम कर रखा है। यूरिया की कीमत को आपने सब्सिडी दे दे के इतना कम कर रखा है कि उसकी कीमत जो है वो कृत्रिम रूप से घट गई है। तो यूरिया बहुत ज्यादा बिक रहा है। जैसे 2021-22 में कुछ 30 मिलियन टन बिका था, 2022-23 में 35.7 मिलियन टन यूरिया बिका है। यार मिलियन टन में यूरिया बिकता है आपके देश में, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आपका किसान जो है वो उर्वरक के नाम पे यूरिया का ही प्रयोग करता रहता है। इससे क्या होता है, किसान कभी भी इस बात को नहीं समझ पाता कि यार खेतों में और भी तो उर्वरक डाले जा सकते हैं, या फिर और उर्वरक डालने की भी जरूरत है। वो अपनी मिट्टी में यूरिया ही यूरिया डालता चला जाता है और बाकी चीजों पर वो ध्यान नहीं देता। इसका कारण क्या है कि वो और कुछ सोचता ही नहीं, क्योंकि यूरिया इतना ज्यादा सस्ता है। यूरिया जो है वो सब्सिडी के कारण इतना ज्यादा सस्ता दिया जा रहा है कि किसान को बस यूरिया ही नजर आता है और वो यूरिया ही खरीदने और डालने का प्रयास हमेशा करता है। सरकार ने इसको, अब सरकार क्या चाहती है कि यार यूरिया का प्रयोग थोड़ा सा कम किया जाए, या फिर यूरिया के साथ ही हम कुछ और भी देना शुरू कर दें। तो सरकार ने क्या किया, नीम कोटिंग करा दिया। आपको मैंने बताया नीम कोटिंग से क्या हुआ कि यार आप चलो, सरकार को लगा यार किसान देखो यूरिया तो डालेगा ही, उससे तो रुकने वाला है नहीं, तो हम यूरिया के साथ थोड़ा सा नीम भी दे दें।
ताकि एक तत्व मिल जाए। अब क्या होने वाला है, जैसे अब आ रहा है कि सल्फर कोटिंग होने वाली है, सल्फर कोटिंग होने वाली है, फिर जिंक कोटिंग होने वाली है, ताकि क्या होगा कि भाई किसान जो है आप उसे मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो कि वो अन्य चीजें डाले, लेकिन यूरिया के ऊपर ही अगर आप सल्फर और जिंक इत्यादि लगा दोगे तो अगर वो यूरिया डालेगा तो उसको खेतों में सल्फर और जिंक जैसी चीजें जो हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन चाहिए होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होने, ये सारे पोषक तत्व भी जो हैं मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकार ने एक बार ये भी किया कि थैले का जो वजन है, देखिए किसान जो होता है वो कभी वेट वगैरह तो देखता नहीं है, उसके दिमाग में क्या नोशन होता है कि भाई मैं यूरिया 10 थैले डालूंगा या 15 थैले डालूंगा। तो वो क्या करता है, जो आजकल कंपनियां करती हैं अपनी दाम बढ़ाने के लिए, सरकार ने क्या किया, पहले यूरिया का एक जो बोरा ये आता था, थैला आता था, इसका वजन 50 किलो होता था, सरकार ने इसका वजन घटा के 45 किलो कर दिया है। जैसे कंपनियां क्या करती हैं, आप देखोगे कि यार लेज का चिप्स जो है वो 5 साल पहले भी 10 रुपए का आता था, आज भी 10 रुपए का आता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। लेकिन बेटा 5 साल पहले जो 10 रुपए का चिप्स आता था शायद वो 35 ग्राम होता था, आज जो 10 रुपए का आता है वो 21 ग्राम होता होगा या 20 ग्राम होता होगा। तो आपको लगता है आपने 10 रुपए का पैकेट खरीदा, दाम नहीं बढ़ा, लेकिन वो दाम जो है पैकेट छोटा होता चला गया। तो वही चीज सरकार ने यहां पर करी कि सरकार किसान को बोलेगी यार तू 10 की जगह ना 9 बोरे डाल, तो वो नहीं मानेगा। सरकार ने ऐसा कर दिया, 10 बोरों में 9 बोरों के बराबर सामान भर दिया, तो अब किसान डाल 10 बोरे रहा है लेकिन सामान जो है यूरिया जो है 9 बोरे के बराबर ही जा रहा है। तो ये इस प्रकार की कुछ जो कदम है वो सरकार उठाने का प्रयास कर रही है। और सरकार नैनो यूरिया भी लाई है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जिससे क्या होता है यूरिया का कंजम्पशन कम होता है और ज्यादा बेहतर तरीके से वो अवशोषित हो पाता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो सरकार कर रही है, लेकिन इसका दाम इतना कम है कि इसकी उपयोगिता घट ही नहीं रही है, कि लोग इसका उपयोग जो है अब भी करते जा रहे हैं। इसके अतिशय उपयोग के 2 नुकसान हैं। एक तो सरकार का सब्सिडी बजट जो है वो आपको मैं बता ही चुका, सरकार का सब्सिडी का जो बोझ है, बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और सब्सिडी एक मतलब अर्थव्यवस्था के लिए कहीं से भी लाभदायक नहीं होती। एक अर्थव्यवस्था को कभी भी लाभ नहीं होता सब्सिडी से, आप उसको घटाना चाहते हो, आप उसे कम करना चाहते हो, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरा नुकसान जो हो रहा है वो ये है कि यार मिट्टी भी धीरे धीरे यूरिया से कम प्रभावित होने लगी है। यानी कि आप इतना ज्यादा यूरिया डालने लगे हो कि यूरिया का अब मिट्टी पर जो प्रभाव है वो भी घटना शुरू हो गया है, कि अब मिट्टी जो है वो यूरिया से ज्यादा प्रभावित होती ही नहीं है, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यूरिया से उत्पादकता जो बढ़ती थी वो बढ़त भी अब कम शुरू हो गई है। तो एक तरह से आपकी मृदा की जो क्वालिटी है, मिट्टी की जो क्वालिटी है, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है यूरिया के अतिरिक्त प्रयोग के कारण। तो ये कुछ नुकसान हैं जो आपको यूरिया के कारण हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जैसा आपको मैंने बताया, सरकार सल्फर कोटेड यूरिया भी लाने वाली है जिससे बाकी तत्व भी मिले। और इसमें आर्टिकल ये कहता है कि यार बेहतर ये रहेगा कि सल्फर और जिंक से कोटेड यूरिया जो है उसकी कीमत बाजार द्वारा निर्धारित हो, कि आप ये जो अब धीरे धीरे सरकार को यूरिया को डीरेगुलेट करने की तरफ बढ़ना चाहिए, कि यूरिया की कीमतें जो हैं वो धीरे धीरे बाजार द्वारा निर्धारित हों। बाजार अब निर्णय ले कि यार यूरिया कितने का मिलना चाहिए, उस दिशा में हमें पहले कदम अब बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये अब हर तरह से नुकसान कर रहा है, आपके बजट को भी नुकसान कर रहा है और आपकी मिट्टी और आपके किसान को भी नुकसान कर रहा है, ठीक है। चलिए, ये उर्वरक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको याद रखिएगा, इस पर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उर्वरक तो अक्सर लोगों को कम समझ में आता है, तो ये आर्टिकल बेसिक था, इससे आपको समझ में आया होगा। तो फाउंडेशन कोर्स वगैरह में जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो उर्वरक एक अच्छा आधे क्लास का टॉपिक होता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यार, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल था, ये आज के बिजनेस लाइन से है, ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से नहीं है, ये आज के बिजनेस लाइन अखबार से है। तो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात होती है, हमेशा एक सवाल जो आता है वो ये है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद क्या मानव जॉबलेस हो जाएगा? क्या हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी? क्या मानवीय इंटेलिजेंस की, मानवीय बुद्धिमत्ता की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा? यह एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। और मैंने जिस भी क्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, जब भी मैं कमेंट देखता हूं लाइव चैट के जरिए, तो वहां पे मुझे दिखता है कि यह सवाल पूछा जाता है, कोई ना कोई पूछता है, सर अब तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, अब तो मनुष्य की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, वगैरह वगैरह, इस तरह का विचार है।
तो यार ये आर्टिकल जो है ये थोड़ा सा उसका उत्तर देने का प्रयास करता है। ये प्रयास कैसे करता है ये हमको पहले बताता है। ये हमारे सामने एक और कॉन्सेप्ट लाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हमारे सामने एक और चीज लाता है जिसको कहते हैं ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। मैं अंग्रेजी में एक बार लिख देता हूं, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस के बारे में भी हमको बताता है। तो इन दोनों को एक बार हम समझेंगे। तो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो विचार होना शुरू हुआ, प्रयोग होने शुरू हुए, वो 60 के दशक में शुरू हो गए थे, 1960 के दशक में, कि यार हम ऐसा कर सकते हैं कि मशीन खुद से सोच पाए, मशीन खुद से निर्णय ले पाए, हम ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होना शुरू हुआ। और 1997 आते आते पहला जो बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ वो हुआ जब एक कंप्यूटर ने जो दुनिया के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर थे शतरंज के, गैरी कैस्परोव, उनको हरा दिया। ये अब तो उतना चेस का चलता नहीं, लेकिन एक जमाना था जब चेस में गैरी कैस्परोव, गाटा कामेस्की और भारत के विश्वनाथन आनंद, ये 3 महान खिलाड़ी माने जाते थे शतरंज की दुनिया में। गैरी कैस्परोव ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा ही बड़े महान खिलाड़ी थे, गाटा कामेस्की नाम के खिलाड़ी हुआ करते थे, और भारत के विश्वनाथन आनंद, ये 3 खिलाड़ी बहुत यूनिक माने जाते थे। और क्योंकि भारतीय खिलाड़ी भाई एक इन्वॉल्व था, तो भारत में सबकी बड़ी रुचि होती थी कि यार कैसे होगा ये, क्या किया जाएगा वगैरह वगैरह, कि भाई क्या चल रहा है। तो उस समय ये बड़ा न्यूज में आता था, मुझे भी याद है, मैंने भी पढ़ा है कि कंप्यूटर ने गैरी कैस्परोव को हराया, कंप्यूटर को विश्वनाथन आनंद ने हराया, इस तरह की खबरें बड़ी आती थी अखबारों में। तो यार ये क्या था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है कि भाई शतरंज में क्या होता है, शतरंज का खेल क्या है। अगर आप और मैं चेस खेल रहे हैं तो मैं एक चाल चलता हूं, एक मूव चलता हूं, उसके आधार पे आप निर्णय लेते हो कि यार कौन सी मूव जो है ये बेहतर रहेगी आगे जाके, है ना, कि भाई आगे जाके आप एक पूरा जाल रचते हो कि भाई ये जाल है, ये प्रक्रिया है, इसमें कौन सी मूव मेरी बेहतर रहेगी, आप ये प्रक्रिया बनाते हो। ठीक है, यहां पे आप निर्णय लेने की कोशिश करते हो। ये जो डिसीजन मेकिंग है, यही आपका ये काम अगर 2 मान लीजिए मनुष्य खेल रहे हैं तो हम सभी अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं। अगर आप कंप्यूटर के साथ खेल रहे हो तो बेसिकली यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहा है कि हां यार ये चाल चलूंगा तो आगे जीत सकता हूं। तो अब क्या हुआ, जब गैरी कैस्परोव कंप्यूटर से हारे तो पूरी दुनिया में बड़ा शोर मचा, बड़ा हल्ला मचा। तो यार गैरी कैस्परोव ने इस बात को लेके कंप्यूटर से दुश्मनी नहीं की। गैरी कैस्परोव ने सोचा कि यार जब कंप्यूटर मेरे खिलाफ है तब वो मेरे को हरा पाया, तो अगर कंप्यूटर मेरे साथ आ जाए, मैं और कंप्यूटर साथ में मिलके कितने अमेजिंग तरह का शतरंज खेल सकते हैं, एक बार ये सोचो। और उसके लिए उन्होंने एक नए प्रकार की रणनीतियां बनानी शुरू की। अगर आप चेस खेलते हैं तो आपको पता होगा एक नए प्रकार की चेस का उदय हुआ जिसको हम फ्री स्टाइल चेस कहते हैं, जहां पे कंप्यूटर आदमी की सहायता करता है। इसको फ्री स्टाइल चेस कहते हैं, फ्री स्टाइल शतरंज कहते हैं। तो बेटा ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस जो है ये बस यही है। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस क्या है कि मानव की जो मौलिक बुद्धिमत्ता है, यार हमारे पास तो मौलिक बुद्धि है ना, हमें किसी ने ट्रेन, मतलब हमारे को कोई थोड़ा ना, हम मशीन ने, हमको मशीन थोड़ा ना है। हमारी जो सोचने की क्षमता है वो मौलिक है, वो प्राकृतिक है, वो हमको प्रकृति ने दी है। हमारे अंदर कोई चिप या कोई कंप्यूटर तो फिक्स्ड है नहीं। तो हमारे पास एक मौलिक बुद्धिमत्ता है और मशीनों के पास एक आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता है। इन दोनों को जब मिला दिया जाए, जब ये दोनों सामंजस्य के साथ काम करती हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। यानी कि ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस क्या करती है, मानवीय बुद्धिमत्ता और मशीनी बुद्धिमत्ता को एक दूसरे के विरुद्ध रखने की बजाय एक दूसरे के साथ रखने का प्रयास करती है कि इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ रखें। ये दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं। ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है स्पेल चेक का सॉफ्टवेयर। आप सब लोग टाइपिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपको स्पेल चेक के सॉफ्टवेयर आता है। ग्रामरली का बड़ा ऐड आता है। तो ये क्या करता है, ग्रामरली आपके लिए कुछ लिख नहीं रहा है। ग्रामरली क्या कर रहा है, लिख आप ही रहे हो। जैसे आप मान लो एक कविता लिख रहे हो, तो भाई कविता लिखने के लिए या एक निबंध लिख रहे हो, उसको लिखने के लिए एक क्रिएटिविटी चाहिए, एक विचार चाहिए, एक बुद्धिमत्ता चाहिए, वो आप ही लगा रहे हो और कुछ नहीं है। लेकिन आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं है
कोई भी स्पेलिंग जो है वो आपकी सही है कि नहीं है, या फिर कुछ एक आजकल ऐसे भी ग्रामरली ये भी करता है कि इसी बात को और बेहतर तरीके से कैसे कहा जा सकता है। कि भाई अंग्रेजी में एक तो नॉर्मल अंग्रेजी आप बोल सकते हो, एक आप बहुत ही इंप्रेसिव अंग्रेजी, बहुत ही शानदार भाषा भी आप बोल सकते हो। तो उस भाषा को बेहतर कैसे किया जाए, यह काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं मान लीजिए एक कोई निबंध लिख रहा हूं तो विचार मेरा है, थॉट मेरा है, लेकिन उस थॉट को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कैसे किया जाए, अभिव्यक्त कैसे किया जाए, यह काम एक मशीन मुझे करके दे रही है। तो यह कहलाती है बेटा ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। तो कोई भी आपसे यह पूछे कि यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या है, क्योंकि चैट जीपीटी से बड़ी समस्याएं आ रही हैं, हमने देखा ना कि यार बच्चे, कॉलेज के बच्चे अपने ऐसे लिखने होते हैं, चैट जीपीटी पे क्वेश्चन टाइप करते हैं, आंसर का प्रिंट आउट लेके चले जाते हैं। ऐसा होता है। अभी मैं भूल गया कौन सी यूनिवर्सिटी की बात थी कि कहीं पर किसी विश्वविद्यालय में किसी बच्चे को सर्वश्रेष्ठ निबंध का पुरस्कार दिया गया, उसको सबसे ज्यादा मार्क्स दिए गए। बाद में बच्चे ने मान लिया कि सर मैंने तो चैट जीपीटी से लिखा था। तो अब ये बात सही है, ये होने लगा है, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। लेकिन अब उन समस्याओं से हम निपटेंगे, कैसे निपटेंगे पता नहीं, लेकिन निपटेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव का एक शत्रु है, या फिर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मानवीय इंटेलिजेंस की जो उपयोगिता है उसको खत्म कर देगा, तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं यूपीएससी में आपको एक संतुलित और एक पॉजिटिव आंसर देना होता है। तो आपका पॉजिटिव आंसर इसमें यही होगा कि बिल्कुल भी खत्म नहीं करेगा, बल्कि हम एक नए प्रकार के इंटेलिजेंस के युग में चले जाएंगे जिसको हम कहेंगे ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। तो ये याद रखिएगा, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस जो है बेटा आपका जवाब होने वाला है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मानवीय बुद्धिमत्ता का एक जो प्रादुर्भाव रहा है पूरी दुनिया में उसको कैसे प्रभावित करेगा, तो आपका जवाब हमेशा होना चाहिए ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इतना सा इस आर्टिकल का यूटिलिटी था, इतना इसका प्रयोग था। ठीक है, चलिए मशीन और इंसान मिलकर ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे जैसा आपको मैंने बताया। चलिए आज के प्रश्नों पे आते हैं जल्दी से। सत्य कथन पहचानिए। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल का स्वैच्छिक अधिकार है। स्वैच्छिक अधिकार है क्या? नहीं, वो मुख्यमंत्री की सलाह से बाध्य है। इस मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करने को बाध्य है, यह बात सही है। तो आपका पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, यूरिया में सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन होता है। बिल्कुल सही बात है, 46% नाइट्रोजन होता है। भारत में यूरिया के अति प्रयोग की समस्या है कि यूरिया जो है वो जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, यह भी सही है। तो आपका यह भी सही हो गया, यह भी सही हो गया, आपके दोनों कथन सही हो गए इस वाले क्वेश्चन में। अब आते हैं आज के सब्जेक्टिव प्रश्न पे। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसका उत्तर मैं चाहूंगा आप सभी लिखने का प्रयास करो। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य, ये का होना चाहिए था यहां पे, क्षमा कीजिएगा मैं लिखना भूल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है। चर्चा कीजिए। जो आपको आखिरी आर्टिकल पढ़ाया है, जो बताया है, बस उसी की समरी लिखनी है। मैं क्यों चाहता हूं कि इसका उत्तर आप लोग लिखने का प्रयास करें कि अक्सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनको लिखने में ज्यादातर बच्चों को काफी दिक्कत होती है, काफी समस्या होती है। यह समस्या ना हो इसके लिए आप ये कोशिश करें कि इसका उत्तर आप जरूर लिख के दें। जब कमेंट सेक्शन इसका, जब ये वीडियो खत्म होगा तो इसके कमेंट सेक्शन में ही आप सीधा सीधा इसके उत्तर के पॉइंटर्स लिख के डाल सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट जरूर देखता हूं, रोज देखता हूं, तो आप इसको जरूर प्रयास इसका कीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य जो है वो ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है, ये आपका आज का सवाल है। चलिए अब जाते जाते एक बार मैं दोबारा बता दूं कि भाई आप में से जो लोग सुबह जुड़ना चाहते हैं, जुलाई का हमारा पहला बैच जो आ रहा है P2I का, वो आ रहा है मॉर्निंग बैच। सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी। तो आप में से जो बच्चे अब तक इसलिए नहीं जुड़ पा रहे थे कि उनको लग रहा था कि यार शाम को तो हमारे पास टाइम नहीं है, शाम को हम व्यस्त हैं या कुछ और काम होता है, नौकरी है या कॉलेज है, कुछ और है, तो आप सबके पास अवसर है कि अब आप 10 जुलाई से बैच शुरू हो जाएगा, सुबह 8 बजे आप इससे जुड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा P2I है, प्रारंभिक परीक्षा से लेके इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। प्रीलिम्स से लेके मेंस की तैयारी आपकी होगी। मेंस की अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका आना जाना, रहना, खाना सब कुछ जो है संस्थान उस पर खर्चा करेगा। आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पुस्तकें मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको प्रदान की जाएंगी। हिंदी, इंग्लिश,
इंग्लिश, बाइलिंगुअल, ये सब आपको यहां इन तीनों भाषाओं में आपको मिल सकता है, जो भी आप चुनें। आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन, आपकी टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें समावेशित है। एजे लाइव कोड लगाइए, इसको 29,999 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप शाम को फ्री हैं तो आप हमारा जो पहला बैच था उससे भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह आप फ्री हैं तो आप इस बैच से जुड़ें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वैकल्पिक विषय, ये 8 वैकल्पिक विषय हैं भाई हमारे पास। इनमें से हिंदी साहित्य जो है पूरी तरह से हिंदी में है, बाकी 7 वैकल्पिक विषय जो हैं वो बाइलिंगुअल हैं, पढ़ाया जाएगा हिंदी में, नोट्स होंगे अंग्रेजी में। तो अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप इनमें से किसी भी वैकल्पिक विषय के साथ जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाइए, 13,999 में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप मेरे से डाउट्स पूछना चाहते हैं, मेरे से किसी प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं, तो अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studyIQ.com मेरा ईमेल आईडी है। इन सभी तरीकों से, इन सभी माध्यमों से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, आज शनिवार था तो शनिवार का दिन हम यहां समाप्त करते हैं। आने वाले सप्ताह में आपकी अर्थशास्त्र की क्लासेस भी प्रारंभ हो जाएंगी और साथ के साथ हिंदी में हिंदू आपका यथावत चलता रहेगा। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की क्लास जो आपकी होती है वो सोमवार से शुक्रवार होती है और हिंदी में हिंदू जो आपका होता है वो वीक में 6 दिन होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग शनिवार को मेरे से पूछते हैं कि आज इकोनॉमिक्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो अर्थशास्त्र की क्लास जो है वो वीक में केवल 5 दिन होती है और ये वाली क्लास वीक में 6 दिन होती है। तो आने वाले सप्ताह में हम अपनी अर्थशास्त्र की क्लास को भी प्रारंभ कर देंगे और हिंदी में हिंदू आपका यथावत चलता रहेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ आज शाम जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।